वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था प्रकाशिकी ऑप्टिक्स, उसकी आज हम सेकंड सीरीज़ लेके आए हैं। सेकंड सीरीज़ उसको आगे बढ़ाएंगे। कल पिछली क्लास में जो हुई थी उस क्लास में हमने परावर्तन के बारे में जाना था और अपवर्तन के बारे में जाना था। आज का जो वीडियो है बहुत ही ख़ास है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही बारीकियाँ हैं, तो उसे आपको समझना पड़ेगा बहुत ही स्पेशली। तो एकदम ध्यान लगा के देखिएगा। कल हम तो अपवर्तन के बारे में किए थे बात, आज वहीं से थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं 2 मिनट। तो कल अपवर्तन में हमने 2-4 चीज़ें देखी थी कि अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा था। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब जाता है तो क्या होता है, अपने अभिलंब से दूर हट जाता है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था। उसी के अनुप्रयोगों में हमने देखा था कि सूर्य जो उगता है तो सूर्य के उगने के समय, सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य का आकार बड़ा नज़र आता है। माध्यम की वजह से माध्यम परिवर्तन होता है, इस वजह से होता है। और साथ में हमने देखा था सूर्य पहले नज़र आ जाता है, सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद। आज हम प्रकाश के अपवर्तन जैसा ही है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, परावर्तन में क्या हुआ था, अपने पिछली क्लास में हमने बताया था कि परावर्तन में क्या होता है, किसी भी सतह से आपतित किरण टकराती, आने वाली जो किरण है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। टकरा करके क्या हुई, वापस चले गई, इधर आती है और इधर को टकरा कर वापस चले गई। ये जो बीच वाला पॉइंट था इसको क्या बोलते थे हम लोग, ये जो बीच का पॉइंट है, ये जो लाइन बनेगी ये क्या बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है। ये अभिलंब था, ये वाला लाइन। तो आपतित किरण और परावर्तन हो रहा था। ये इस प्रकार से परावर्तन की घटना हो रही थी। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है सेम इसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है, लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन और परावर्तन में कुछ एक बहुत ही बारीक सा अंतर है। परावर्तन तो उसमें भी हो रहा है। परावर्तन में क्या हो रहा था, कोई चीज़ प्रकाश आती है, टकराती है और वापस चली जाती है, ये परावर्तन था। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन बिना टकराए, इसमें कोई किसी प्रकार से टकरा नहीं रही है और वापस चले जा रही है किरणें, तो इसे बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका सिद्धांत अभी साधारण से हम समझेंगे कि हम बॉल खेलते हैं, दीवार में मारते हैं बॉल तो टकरा करके हमको वापस मिल जाता है, ठीक है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिसमें बिना टकराए ही वस्तु हमें वापस मिल जाती है। कुछ ऐसा कुछ घटना याद आ रहा है आपको, मैं आपको बता दूं। कुछ इस आकृति का कुछ रहता है, कुछ कोई वस्तु रहती है जिसको फेंकते हैं, वो घूमकर बिना टकराए आपको वापस मिल जाती है। इस प्रकार की कोई वस्तु बॉल फेंकने से टकरा कर आती है, लेकिन कुछ ऐसी वस्तु जो बिना टकराए वापस आ गई, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के समान ही है, ठीक है। कुछ इस प्रकार की ही घटना होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, बिना टकराए वापस जाती है, सिर्फ और सिर्फ माध्यम परिवर्तन की वजह से। माध्यम परिवर्तन कैसे, तो इसके लिए जो प्रमुख शर्तें हैं, शर्त एक क्या है कि प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम मतलब सघन, घना, डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है, विरल माध्यम जिसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो उसे विरल माध्यम बोलेंगे। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जा रही हो तब क्या होता है, उसमें क्या होता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तब होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सघन माध्यम में आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। तो मैं आपको क्रांतिक कोण और आपतन कोण पहले बता दूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कुछ, ये क्या क्रांति वांति की बात कर रहे हैं, देश आजाद तो हो चुका है। अब देखते हैं, ठीक है। क्रांतिक कोण, किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 एंगल का हो,
कोण का हो उसे क्या कहें, क्रांतिक कोण। समझ से बाहर है ये परिभाषा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझते हैं, ये था क्या, अभिलंब। बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही बारीक कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आएगा। वास्तव में जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है वो अपवर्तन का ही एक रूप है, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हो रहा है अपवर्तन का ही रूप है। अपवर्तन में मैंने आपको बताया था कि कोई जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है वो क्या हो रही थी, सघन माध्यम है ये, और इधर क्या है, विरल। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है। इसको जाना तो कुछ इस प्रकार से था, लेकिन वो क्या हो गई, ऐसे मुड़ गई यहाँ से, ठीक है, इस दिशा में मुड़ गई। तो ये क्या था, अपवर्तन था। यही घटना यहाँ पे होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। अब मैं वो समझा रहा हूँ, ध्यान से समझें। ये है आपतित किरण और ये है आपतन कोण। यही आपतन क्या है, आपतन कोण है। ये जो आ रही है ये आपतित किरण है और ये जो इसके मध्य बन रहा है ये आपतन कोण है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपतित किरण है उसका एक निश्चित एंगल, अगर थोड़ा इसको और हम झुका देते हैं, मतलब यहाँ झुका देते हैं, थोड़ा सा इधर की ओर झुका दिए कोण को, तो ये जो किरण यहाँ से जा रही थी वो किरण अब यहाँ से जाएगी, समझे बात को मेरी। यहाँ से जो किरण अगर हम थोड़ा सा कोण और बढ़ा दें तो ये जो किरण है वो अब 90 एंगल से जाएगी। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये अभिलंब से जो एंगल बन रहा है वो 90 एंगल का है, अभिलंब से ना, यहाँ से नहीं, ठीक, एकदम सीधे में जा रही है। वही चीज़ बोल रहा है कि जब किसी सघन माध्यम में वह विशेष आपतन कोण, वह विशेष आपतन कोण जब वो विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90, अपवर्तन कितना हो रहा है, 90 एंगल का जब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। मतलब ये जो वाला कोण था, जो नया कोण बना, ये क्रांतिक कोण है। और किसी भी वस्तु का क्रांतिक कोण जितना कम होगा उसमें अपवर्तन की घटना, जो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है उसकी घटना बहुत ही ज़्यादा होगी। किस प्रकार से, बाई चांस हम मान लेते हैं कि अगर ये है क्रांतिक कोण तो इसके पास तो अपवर्तन होने की घटना बहुत बढ़ जाएगी। कुछ इस प्रकार से, यहाँ से आया, ये गया, कितना ज़्यादा हो सकता है, ठीक, बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जिसका कोण ही बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पे कोण कम था उस वाले में, हमने यहाँ पे लिया था, यहाँ से शुरुआत की थी, तो ये जो कोण है ये कम है, यहाँ पे कोण हमने बहुत ज़्यादा लिया, तो अपवर्तन की घटना होने का क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो घटना है वो बहुत कम होगा। कहने का मतलब कि क्रांतिक कोण का मान जितना कम होगा पूर्ण आंतरिक उतना ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। प्रकाश को कैद करने की जो क्षमता है, वास्तव में वैज्ञानिकों ने आज तक ऐसी कोई चीज़ नहीं बना पाया है जिसमें प्रकाश को कैद किया जा सके, ठीक है। प्रकाश को कैद नहीं किया जा सकता, सभी को पता है। लेकिन एक ऐसा है वस्तु जो प्रकाश को कैद तो नहीं कर सकता, लेकिन कुछ समय के लिए उसे जाने से रोक सकता है, उसके बाद वो वस्तु बाहर निकल जाती है, ठीक है। कुछ उस घटना को देखते हैं। उस वस्तु को आप सभी जानते होंगे, वो वस्तु कौन सी है, हीरा, ठीक है। हीरा 24 होता है उसका अपवर्तन क्रांतिक कोण, वो हम अभी देखते हैं। कुछ है, मैं बता देता हूँ। कुछ माध्यमों में अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण, माध्यम अलग अलग है, जैसे पानी है, क्राउन कांच है, सब कांच के अलग अलग प्रकार हैं। तो ये इम्पोर्टेंट सारणी है, एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो आपको बता देना है
या क्रांतिक कोण का मान कितना है, तो अप्रॉक्स 24। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्क्रीनशॉट निकाल लें। पानी का पूछेगा क्रांतिक कोण तो 48.5 अंश का होता है। ठीक है, क्राउन कांच का, ये चारों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। पूछता है सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है, हीरा बहुत ज़्यादा पूछता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे पानी पूछता है। तो हीरा को तो बहुत ज़्यादा याद रखें, बहुत ही कठोरतम धातु है, धातु नहीं, ठीक है, हीरा को धातु नहीं बोलेंगे अपन। तो हीरा जो वस्तु बहुत कठोर है, और हीरा के बारे में आप बचपन से सुने होंगे, हीरा क्या होता है, जहरीला होता है, खा के मर गया। ऐसा होता नहीं है, हीरा कार्बन है, और कार्बन हमारे शरीर की आवश्यकता भी होती है, हमारा शरीर ही पूरा कार्बन है। तो ये कहना ठीक नहीं होगा कि हीरा क्या होता है, जहरीला होता है। हीरा जहरीला बिल्कुल नहीं होता। हो सकता है हीरा बहुत कठोर होता है, उसकी वजह से आपकी ग्रास नली कट जाए, आप खाते हैं आमाशय कट जाए या कुछ भी कट जाए, शरीर का अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो उससे आपकी मौत हो सकती है, लेकिन जहर की वजह से नहीं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हीरा की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अब हीरे का चमकना, वास्तव में हीरा जो है वो भारतीय बैंकों की समान है। ठीक है, हम जाते हैं कुछ विशेष बैंक है जिनके नाम नहीं लूँगा, आप खुद समझ जाएंगे। तो हीरे की आकृति कुछ इस प्रकार की होती है, मान लेते हैं कुछ, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूँ आपको, कुछ इस प्रकार से कटा हुआ हीरा है। ठीक है, तो जैसे आप बैंक में जाते हैं ना, ये प्रकाश अंदर आया, काउंटर नंबर 1 में गया, बोला भैया मेरे को काम है, वो बोला काउंटर नंबर 2 में जाओ, वहाँ गए तो बोलता है यहाँ भी नहीं होगा, काउंटर नंबर 3 में जाओ। तो प्रकाश भी कुछ ऐसी है, जब हीरे के अंदर घुसता है तो यहाँ से बोलता है मेरे को निकलने दो भाई, तो हीरा बोलता है हम कैसे निकलने दें, थोड़ा आगे जाओ, वहाँ से टकराता है, फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं वहाँ जाओ। ये ऐसे करके बहुत लंबे टाइम तक भेजते रहते हैं ऐसे, फिर अंत में कहीं ना कहीं से प्रकाश बाहर आता है। इसलिए हीरे के अंदर प्रकाश इतनी ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है और बहुत ज़्यादा चमक पैदा करता है। वो चमकना इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है, क्योंकि इसका क्रांतिक कोण कितना था, 24.4 था, लेकिन अप्रॉक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्रांतिक कोण है वो कम होने की वजह से क्या, हीरे का चमकना हो रहा है, अपवर्तन की घटना हो रही है। मतलब क्या, अब बिना किसी मात्र माध्यम के परिवर्तन से, और माध्यम परिवर्तन क्यों हुआ, क्योंकि प्रकाश की चाल 2.99 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये प्रकाश की चाल है साधारण। ठीक है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से प्रकाश चलती है। इसलिए अब आसमान में जब बिजली चमकती होगी तो आपको बिजली पहले दिखाई देती है, उसकी आवाज़ बाद में आपको आती है। प्रकाश की चाल 3 लाख, आप 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रही है। आप सोच सकते हैं कितना फास्ट है प्रकाश। उस प्रकाश को कुछ समय के लिए रोक लेने की क्षमता वो इस हीरे में है, और दूसरी किसी भी आपको वस्तु में आपको नहीं मिलने वाला, किसी पदार्थ में नहीं मिलने वाला, इस वजह से। तो होता क्या है, अगर हम देखिए पूरी बात, तो सघन माध्यम है, माध्यम सघन है, जहाँ प्रकाश की चाल कुछ और थी, लेकिन वो विरल माध्यम में गया जहाँ पे प्रकाश की चाल और स्पीड हो जाती है, तेज हो जाती है। विरल माध्यम में प्रकाश तेजी से जाएगा, तो जैसे ही चाल विरल जो माध्यम का परिवर्तन होता है, तो प्रकाश अपनी चाल में क्या होता है, परिवर्तन करता है और वापस उसी दिशा में लौट जाता है जहाँ से वो आया था। इधर से आया और बिना टकराए, सिर्फ माध्यम परिवर्तन से ही वापस चला गया। यही घटना है पूर्णांतरिक परावर्तन। उसी के हिसाब से क्या होता है, हीरे का चमकना। हीरा क्या होता है, बिना जो टकरा कर जो आने वाली बात थी यहाँ पे, हीरा बाहर का माध्यम कुछ और है, हीरे का माध्यम अंदर का जो हीरे का अपवर्तनांक कुछ और था। ठीक है, अभी आपने बताया क्रांतिक कोण भी कुछ और था। तो बाहर जो सघन, अंदर का जो माध्यम है वो क्या है, सघन माध्यम है। ठीक है, हीरे के अंदर का क्या है, माध्यम सघन है, और बाहर वायु है, तो वो कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो सघन माध्यम से, और पहली शर्त क्या थी कि जब तक सघन माध्यम और विरल माध्यम, सघन माध्यम से प्रकाश विरल माध्यम में जाएगी तभी चेंज होगा, पूर्णांतरिक परावर्तन तभी होगा। तो यहाँ से सघन माध्यम से प्रकाश अंदर, जैसे प्रकाश बाहर निकलने की प्रयास की, तो उस समय सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसे ही जा रही थी, तो
तो टकरा करके वापस चली गई, मतलब माध्यम परिवर्तन होने से, टकराती नहीं है, माध्यम परिवर्तन होने से मात्र वो क्या बदल गई, इसकी दिशा फिर ऐसे हो गई या किधर भी जाकर के इस प्रकार से माध्यम अपना परिवर्तित करते रहती है। तो ये घटना होने की वजह से क्या होता है, हीरे का चमकना होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। रेगिस्तान में मरीचिका और ठंडे देशों में ल्यूमिंग, ये कैसा होता है, एक मान लेते हैं कि एक पेड़ है कोई सा, आप जाएंगे तो कोई सा पेड़ आपको इस प्रकार से कोई मिल जाएगा पेड़, ठीक है। आप सभी को पता है वायुदाब की पेटियाँ जब हम पढ़ाएंगे भूगोल में तो वो भी समझा देंगे। गर्मियों के दिनों में, ये तो रेगिस्तान की बात है, तो धूप तो रहेगा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत तेज़ गर्मी की वजह से, गर्मी जब बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ की जो वायु है वो वायु क्या हो जाएगी, ऊपर की ओर उठ जाएगी। आप सभी देखे होंगे घर में जब पानी गर्म करते हैं तो जो गर्म होता है वो संवहन होता है, ऊपर उठता है। तो यहाँ की जितनी भी वायु थी वो क्या हो गई, ये सघन हो गई, मतलब विरल हो गया। ये कौन सा माध्यम है, विरल। यहाँ की जितनी भी वायु थी गर्मी की वजह से क्या हो गई, ऊपर उड़ गई, ऊपर। तो यहाँ पे क्या एक खाली स्थान हो गया, पूरी वायु खत्म नहीं हुई है, मात्र ये क्या हुआ है, विरल हुआ है, ठीक है। और जो ठंडी वायु है उसके कण थोड़े बड़े होंगे, तो ये ठंडी वायु, तो ये क्या है, सघन। जहाँ सघन पहले आ जाए और विरल यहाँ पे आ जाए, विरल, तो वहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन तो होना ही निश्चित है। यहाँ की वायु क्या है, सघन है, ज़्यादा बड़े कण हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, विरल है। अब क्या होता है, जब कोई भी सूर्य की किरण या प्रकाश जब क्या होती है, आती है, तो प्रकाश की किरण जैसे ही आती है, ठीक है, तो कोई भी वस्तु हमें कब दिखाई देगी, जब उसका परावर्तन होता है तब दिखाई देगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसका माध्यम परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई प्रकाश यहाँ से टकरा कर आई, यहाँ से टकरा कर वापस जानी थी आँख में, तो वहाँ से जाने से पहले हमें यहाँ पे इसकी परछाई बनेगी कुछ इस प्रकार से। इसकी हमें क्या दिखाई देगी, यहाँ नहीं, नीचे बना देते हैं, नीचे दिखाई देगी, ठीक है। यहाँ पे हमारा माध्यम है, ये क्या होगा, एक परछाई बनती हुई हमको नज़र आएगी। कैसे, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जैसी जाता है तो वो क्या होता है, नीचे ना जाके सीधा ऊपर चल जाता है। प्रकाश इसमें पड़ी, माध्यम परिवर्तन हुआ, उसी माध्यम में लौट गई, और हमारी जो आँखें यहाँ से इसको देख रही थी, जो हमारी आँखें हैं यहाँ पे उसको देख रही थी, तो हमारी आँखों को क्या लगेगा कि वो प्रकाश कहाँ से आया, यहाँ से आया। तो हमें इसकी एक परछाई दिखाई देगी आँखों के छलावा की वजह से, छलावा है ये, तो ये परछाई हमको यहाँ दिखेगी। शुरू से बता रहा हूँ फिर से, प्रकाश की किरणें यहाँ से टकरा करके जब जाती है तो ये माध्यम परिवर्तन होने की वजह से हमारी आँखों तरफ चल जाती है, और यहाँ माध्यम परिवर्तन हो जाने की वजह से हमारी आँखों को धोखा होता है कि इसकी परछाई यहाँ पे है। वो हिलती हुई क्यों नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे विरल माध्यम है, तो जहाँ पे प्रकाश की किरणें जो होती है, हवा जो है प्रकाश की वजह से गर्म हो गया है, धूप की वजह से, तो जब गर्म हो गया है तो वहाँ पे हवा क्या हो रही है, चल रही है, तो हवा हिलती है, तो इस वजह से हमको ये जो आकृति हमको मिली परछाई वो भी हिलती हुई नज़र आती है। इस हिलने वजह से हमको लगता है कि प्रकाश हिल रहा है। आप गर्मियों में गाड़ी चलाते होंगे सड़कों पर, तो ये घटना सड़कों पे भी नज़र आती है। आप देखेंगे ऐसा लगेगा वहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पानी भरा हुआ है। वो घटना सेम इसी के कारण होती है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। एक और घटना होती है ठंडे प्रदेशों में, क्या होता है, ठंडे प्रदेशों में ये भी घटना होती है, उसे क्या कहते हैं, ल्यूमिंग कहते हैं। कुछ ल्यूमिंग किस प्रकार की घटना है वही मैं बता देता हूँ। ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, जहाँ पे बर्फ़ जम जाती है, यहाँ पे क्या होता है, कोई जलाशय है उसमें बर्फ़ जम गई, बर्फ़ क्या होती है यहाँ पे जम जाती है। तो होता क्या है, यहाँ पे कोई भी नाव है, बर्फ़ की पतली परत जम जाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, सघन, जहाँ पे बर्फ़ है वहाँ पे क्या होती है, वायु सघन, और ऊपर क्या हो जाता है, वायु विरल हो जाता है। तो सघन उसमें से जाएगा हमारी, तो शर्त हमारी क्या है, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा।
तो पूर्ण आंतरिक, अब यहाँ पे सघन माध्यम था, तो यहाँ पे क्या होता है, टकराती है वायु, और टकरा करके वायु नहीं, प्रकाश, यहाँ से प्रकाश टकराएगी और हमारी आँखों में जाती है। हमारी आँखें इसको अगर देख रही है तो यहाँ से टकराने के बाद माध्यम यहाँ पे क्या हो गया है, विरल है, तो टकरा के वापस आ जाती है, और हमारी आँखों को क्या लगता है कि ये प्रकाश ऊपर से आ रही है, तो हमको ऊपर उल्टा ऐसा लगता है कि जो पानी जहाज है ऊपर उल्टा नज़र आता है। इस वजह से क्या होते हैं ये घटना, इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ल्यूमिन की घटना। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किस प्रकार से हो रहा है वो समझ में आया होगा। रेगिस्तान में मरीचिका और ठंडे देशों में ल्यूमिन। प्रकाश की चाल आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कांच के चटकने पर दरारें अधिक हो जाती है, क्या, चमकीली। कांच है, कोई सा कांच है, ये कांच का है, कहीं कहीं से क्या चटक जाता है, ये ऐसे से कहीं से चटक गया, टूटा नहीं है, सिर्फ चटका है, टूट के बिखरा नहीं है पूरा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से कांच चटक जाता है। तो कांचों के चटकने की वजह से यहाँ पे जो गैप बन गया वहाँ तो वायु हो गया होगा, और प्रकाश की किरण जो कांच के अंदर गई है वो माध्यम परिवर्तन, यहाँ पे वायु है तो वहाँ पे विरल माध्यम हो गया, तो सघन माध्यम होने की वजह से टकरा करके क्या वापस चली जाती है, सघन माध्यम परिवर्तन होने से वापस चली गई। इस वजह से क्या हो गया, यहाँ पे एक चमक पैदा हो जाती है, जैसे सेम हीरे वाली घटना हुई थी। पानी में पैदा हुआ बुलबुला, जो अंदर जो पानी में बुलबुला होता है उसमें क्या होती है, हवा होती है, तो उसका भी माध्यम परिवर्तन हो गया। हवा है अंदर तो वो विरल माध्यम हो गया, और पानी है सघन माध्यम, तो सघन से विरल जाएगा तो पूर्णांतरिक परावर्तन। एक बात आपको याद रखना है, सघन से विरल जब भी जाएगा तो पूर्णांतरिक परावर्तन होगा। ठीक है, इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन की खोज के कारण पूरे विश्व में संचार में क्रांति आ गई। पहले तार बिछाए जाते थे बड़े बड़े, अब क्या बिछाए जाते हैं, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर की मैं बात कहूँ तो एक पतली जो नली होती है, ठीक है, पतली नली होती है, यहाँ पे जो कुछ इस प्रकार से बना होगा, ये विरल माध्यम होगा। ठीक है, ये क्या होगा, विरल माध्यम होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, एक सघन माध्यम बना दिया जाएगा। ये पूरा पतला केबल जैसा ही होता है, तो यहाँ पे क्या है, पूरा सघन माध्यम बना दिया जाता है। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, ये प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जैसे जाती है तो पुनः बिना टकराए वापस आ जाती है। ठीक है, मैं बार बार टकराने जैसा बोल दे रहा हूँ, एक्चुअल में वो टकराएगी नहीं, विशेष ध्यान देना। जैसी सघन से विरल गई वो वापस हो जाती है, मुड़ जाती है, दिशा परिवर्तन हो जाती है। कुछ इस प्रकार से घटना होती है, और ये ऐसी घटना है कि ये लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर भी रहेगी तो भी ये प्रकाश आपको उसी क्षमता के साथ नज़र आएगी। अगर ये दिख रही है पूरा 100% है तो ये जहाँ जाएगी वहाँ भी 100% ही होगी, और टकरा के आने से क्या होता है, ड्रॉपेज हो जाता है, इस वजह से कम हो जाती है। इस घटना ने इंटरनेट की क्रांति में ला दिया है, पूरी इंटरनेट संचार और जितने भी संचार के माध्यम उसमें क्रांति लाई है। पूरे विश्व में जो समुद्र है उसमें पूरे ऑप्टिकल फाइबर बिछे हुए हैं, इस वजह से आपको इंटरनेट बहुत फास्ट मिलता है। तो ये कुछ घटना थी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अब आते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन मैंने आपको कल भी बता दिया था, प्रकाश का प्रकीर्णन बहुत ही नॉर्मल बताया था कि वो होता क्या है। आज उसको विशेष देखते हैं पूरी डिटेल, क्योंकि मुझे कल बस आपको लाल कलर के ऊपर कुछ बताना था, दृश्य प्रकाश के ऊपर, इसलिए मैंने बताया था। प्रकाश का प्रकीर्णन किसी कण से टकराकर प्रकाश का सभी दिशाओं में फैलाव ही क्या है, प्रकीर्णन। मैंने कल भी आपको बताया था, जब फैल जाता है कुछ इस प्रकार साधारण भाषा में बताया था, आज उसको वैज्ञानिकता के साथ समझे। वो होता क्या है कि प्रकाश की किरण जब आती है तो कोई भी कण बीच में आता है, तो जब उसे टकराती है तो वो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। इसको बोलते हैं प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। यही क्या है, यही घटना क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये कैसे अब होगा, आपने घर में देखा होगा या किसी आपको बचपन याद होगा, पुराने समय में क्या होता था, घर खपरेल होता है, कच्चा मकान होता है, वो होता था, तो कहीं पे गैप हुआ करता था, दरारें हुआ करती थी, तो वहाँ से जो प्रकाश की किरणें हैं
वो सीधी आया करती थी। तो प्रकाश की किरणें जब आती थी तो उसमें आपको बहुत सारे कण नज़र आएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे जहाँ पे कण नज़र आते थे तो वहाँ पे अलग से आपको चमक नज़र आती थी। वो चमक क्यों? कि किसी कण से, ये कण है, उसमें से जब प्रकाश टकराती थी तो वो क्या होती थी, चारों दिशा में ऐसे फैल जाती थी। तो इस वजह से वहाँ पे एक अलग से चमक दिखाई देती थी। तो इसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश की प्रकीर्णन के वास्तव में बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, अब देखते हैं क्या क्या अनुप्रयोग है। प्रकीर्णन में आसमान का नीला दिखाई देना। नीला आसमान क्यों दिखाई देता है, ठीक है। अब देखते हैं, हमारे पास सभी को पता है कि दृश्य प्रकाश है और दृश्य प्रकाश में 7 रंग, बैनी हैप्पी नाला मैंने बताया था, बैजानी हैप्पी नाला, ठीक है। ये मैंने 7 रंग आपको बताए थे, ठीक है। बैजानी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ठीक। तो इसमें होता क्या है? नीला, नीला क्यों ज़्यादा दिखाई देता है? आसमान का नीला रंग क्यों दिखाई दे रहा है? इसका कारण है कि इसका जो प्रकीर्णन है वो ज़्यादा है। जो नीला रंग है वो अधिक मात्रा में फैलाव कर रहा है। नीला रंग सर्वाधिक हो जाता है इसलिए क्योंकि उसमें फैलाव ज़्यादा है। तो कण से जब भी टकराता है तो सिर्फ नीला रंग ही फैल पाता है, बाकी रंग भी फैलते हैं लेकिन उतना नहीं फैल पाते। नीला रंग बहुत ज़्यादा फैलता है, इसलिए आसमान का रंग क्या दिखाई देगा? नीला रंग दिखाई देगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? 4 ऑप्शन में होगा, प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, तो आपको लगाना पड़ेगा किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। समुद्र का नीला दिखाई देना, ये भी उसी सेम घटना, यहाँ भी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, इस वजह से हमको नीला दिखाई देता है। अगली घटना और है, जैसे सूर्यास्त और सूर्योदय के पूर्व लाल दिखाई देना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जहाँ कलर वाली बात आ गई, सिंपल से याद करने का तरीका बता रहा हूँ, जहाँ कलर वाली बात आ गई, जैसे नीला दिखाई देता है आकाश, समुद्र नीला दिखाई देता है, वो हो गया। अगर सूर्योदय के समय लाल दिखाई दे रहा है, ये भी कलर वाली बात आ गई, ठीक है। खतरे के रंग का लाल बनाए जाते हैं, ये भी कलर वाली बात आ गई। तो जहाँ कलर वाली बात आ गई वहाँ पे प्रकीर्णन होगा, ठीक है। जहाँ पे उठा हुआ, मुड़ा हुआ, जो अप है वो अप है, ये मैंने कल बताया था, जो अप है वो अपवर्तन है, ठीक है। जो उठा हुआ है, मुड़ा हुआ है, वो सारी घटना क्या हो जाती है? अपवर्तन। तो सूर्य के आकार में परिवर्तन, ये भी उठा हुआ था, ये भी क्या हो गया? अपवर्तन। सूर्य पहले दिखाई दे देता है, सूर्योदय के पहले, ये भी क्या है? अपवर्तन, ठीक है। और ये क्या है? यहाँ ध्यान दें, सूर्योदय और सूर्यास्त से पहले जो सूर्य है वो लाल दिखाई दे रहा है, बड़ा दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई दे रहा है नहीं, लाल दिखाई दे रहा है। जहाँ कलर वाली बात आ गई, आपको याद रखना है, कलर वाली बात मतलब प्रकीर्णन। आँख मूंद के लगा दीजिए। खतरे के संकेतों के लिए लाल बनाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या ऐसा है? बहुत कम है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, ठीक है। तरंगदैर्घ्य जैसे लाल रंग का ज़्यादा होता है, मैंने कल बताया था, तो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होगा, तो उसमें फैलाव नहीं होता, बिल्कुल फैलाव नहीं, एकदम सटीक नज़र आएगा। एलईडी लाल वाली देखें और लाल वाला कोई और दूसरे कलर की कोई एलईडी देखें तो आपको लाल रंग एकदम सटीक नज़र आएगा एकदम। तो वो क्यों है? क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता। तो ये घटना थी प्रकीर्णन की, ठीक है। बहुत सिंपल है, याद करना, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब क्या होता है? एक और घटना है वर्ण विक्षेपण, ठीक है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? आपको इसमें थोड़ा सा चित्र में आपको दिख रहा होगा कि ये एक प्रिज्म है। प्रिज्म में ये तो बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि एक वर्णी प्रकाश जब क्या होता है, एक प्रिज्म से गुजरता है, तो प्रिज्म आपकी आकृति देखे होंगे, 3D प्रिज्म होता है, तो ये अपने रंगों में विभक्त हो जाता है। सफ़ेद रंग क्यों होता है? जब सभी रंग उसमें समाविष्ट रहेंगे तभी सफ़ेद होगा। खुल जाएगा तो वो क्या होगा? अपने रंगों में क्या हो जाता है? ऐसे विभक्त हो जाता है। तो आपको ये कुछ नज़र आएगा। इसे क्या करते हैं? वर्ण का विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब इसका विक्षेप हो गया, अलग हो गए हैं सब, ठीक है। ये घटना थी। इसके आधार पर हम अब कुछ बातें देखते हैं। इंद्रधनुष का बनना, ठीक है। इंद्रधनुष का बनना वास्तविक में 3 घटनाओं के कारण होता है।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, अपवर्तन भी हो रहा है और वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है। वर्ण विक्षेपण के कारण कलर बदल गया है, अपवर्तन के कारण उठा हुआ ये सब जो घटनाएं होती है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन उस बूंद में होता है। तो जब सूर्य की प्रकाश किसी बूंद में टकराती है तो अंदर पे क्या हो जाता है, पूरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और टकरा के जब बाहर निकलती है तो वो प्रिज्मे के जैसे काम करता है, तो वहीं पे क्या हो जाता है, वर्ण विक्षेपण हो जाता है। सूर्य सर्कल में क्यों नजर आता है, सूर्य बोल रहा हूँ, ये इंद्रधनुष जो है आपको देखेंगे एक अर्धगोलाकार नजर आएगा। क्यों नजर आएगा, इसका कारण है वायुमंडल। वायुमंडल कैसा है, पूरा गोल है, तो हमको जो भी नज़र आएगा वो पूरा, और ये वर्ण विक्षेपण जो अभी मैंने बताया था, तो वर्ण विक्षेपण हो रहा है तो वायुमंडल में ही फैला होगा, तो इस वजह से वो आधा दिखाई देता है। तो जो इंद्रधनुष है वो दो प्रकार के इंद्रधनुष होते हैं। एक क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, और एक होता है द्वितीयक। ठीक है, प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है वो क्या होगा, एक उसका कलर बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, और द्वितीयक जो इंद्रधनुष होगा उसका कलर फीका होगा। आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। वो अंतर क्या, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है उसमें लाल कलर बाहर की ओर होता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस इंद्रधनुष का रंग जो है लाल कलर बाहर है वह कौन सा इंद्रधनुष है, तो आपको याद रखना है वो प्राथमिक है। और एक और प्रश्न, बैगनी रंग अगर नीचे है अंदर की तरफ तो वो कौन सा होगा इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष। सेम इसका उल्टा, जिसमें लाल कलर अंदर की ओर हो वो क्या होगा, द्वितीयक, और बैगनी बाहर की तरफ होता है वो कौन सा होता है, प्राथमिक। ठीक है, बैगनी बाहर की तरफ और लाल अंदर की तरफ, ये क्या होगा, द्वितीयक। इसका जस्ट उल्टा प्राथमिक। ठीक है, एक और अंतर, जो प्राथमिक इंद्रधनुष होता है वो गहरे कलर का नजर आएगा, और द्वितीयक इंद्रधनुष होगा वो फीका होता है। ठीक है, उसका कलर बहुत कम होता है। ये थे प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण की घटनाओं का समावेश कर दिया जाए तो हमें एक इंद्रधनुष की आकृति बारिश के समय पे, जब बारिश की हल्की बूंदें गिरती है उस समय ये आपको मिल जाएगा। अगला आते हैं अब लेंस की तरफ। ठीक है, तो जितने भी इतनी सारी घटनाएं हुई, इसमें हमने देखा प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो इसमें हो क्या रहा है, दिशा का परिवर्तन बस हो रहा है। जितनी भी प्रकाश थी बस दिशा परिवर्तन की बात थी। तो होता है उत्तल लेंस, और एक इसी को बोलते हैं अभिसारी, और एक होता है अवतल लेंस जिसको बोलते हैं अपसारी। यही इंपॉर्टेंट है, लेंस तो और भी होते हैं लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने यही लाया। तो ये जो इस प्रकार की आकृति होती है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो आकृति है इसी को क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। उत्तल, उठा हुआ, ऐसे याद रखना, बीच में क्या है, थोड़ा सा उठा हुआ है। तो इसमें जो भी प्रकाश जो आती है वो एक बिंदु पर आके फोकस दूरी पे, जो इस फोकस दूरी हो गई है, ये जो बिंदु है ये बिंदु आपको मिलेगा, मतलब ये क्या कर रही है, मिला रही है। ठीक है, जो भी प्रकाश आ रहा है मिला रही है। आप बचपन में देखे होंगे कि मैग्नीफाई जो ग्लास होता है, या किसी बुजुर्ग का चश्मा टूट जाता था तो हम लोग बचपन में खेला करते थे, आपको सभी को याद होगा कि कोई कांच ले लेते थे और उससे कागज़ को जलाना, या अपने दोस्त के साथ क्या करना, उसको दोस्त को बोलते इधर देख और करके उसको थोड़ा सा जला दिया करते थे। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती थी किसकी वजह से होती थी, उत्तल लेंस की वजह से। तो ये क्या करे, पूरे प्रकाश को एक बिंदु में लेके आ रहा है, इस वजह से वो हो जाता है, और बिंदु आने के बाद ये वापस से फिर फैलाव भी करता है। अवतल लेंस कैसा होता है, धंसा हुआ, चम्मच के जैसा। चम्मच अवतल है, याद रखना, चम्मच जो घर का यूज़ करोगे वो अवतल है, बीच में से क्या धंसा हुआ है। चम्मच को, दो चम्मचों को मिला दोगे तब क्या होता है, उत्तल। उत्तल उठा हुआ, अवतल अवतल है, तल में से धंसा हुआ है, अव है, इससे याद रखना ये क्या है, अवतल लेंस। इसको बोलते हैं अपसारी। कभी एग्जाम में अवतल नहीं लिखा था, अपसारी लिखा था, तो इससे आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ये अप हो रहा है, जो भी यहाँ से प्रकाश आ रही है, ठीक है, ये तो मध्य बिंदु हो गया, एक्सिस। तो ये जो प्रकाश है इसमें आने के बाद इसमें फैलाव हो जाता है, प्रकाश में
फैलाव हो जाता है। तो ये जो फैलाव हो जाता है, इस वजह से मैंने कल बताया भी था कि इसमें से जो दिखता है वो क्या थोड़ा सा बड़ा दिखता है और उत्तल में क्या थोड़ा छोटा दिखता है। वो क्या था, मैंने जो कल बताया था वो दर्पण था। ये लेंस है, लेंस आँखों की क्षमताएं जिसकी कुछ कम हो जाती है उसके लिए इस लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से जो ज़रूरी है मैं वही बता रहा हूँ। वैसे इसको आप पढ़ना चाहेंगे तो इसमें बहुत डीप है, इसी में ही आप PhD कर डालेंगे इस लेंसों के बारे में ही जानने के लिए। तो हमको उतना ज़रूरी है नहीं, और आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बन सकते हैं। तो देखते हैं दूरदृष्टि दोष। हाइप्रोपिया जो है इसका नाम याद रखें, कभी कभी ये नहीं आता डायरेक्ट ये लिख देता है, हिंदी में भी ऐसी हाइपो लिख देगा ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिखा जाता है। तो वस्तुओं का प्रतिबिंब दृष्टिपटल, जो आँख की जो दृष्टिपटल होती है, आँख हमारा कैसा होता है, ऐसा होता है पूरा आँख, तो जो दृष्टिपटल होता है उसके पीछे अगर बन रहा है, ठीक है, उस हिसाब से समझ लें, तो उसके जो पीछे बन रहा है तो उससे क्या होता है, दूरदृष्टि दोष। इसको याद रखना एक बात, सीधी सी बात है, जो दूर है, ठीक है, जो दोष है, इसमें दोष क्या था, दूरदृष्टि दोष, और दिख क्या नहीं रहा है, पास की वस्तु। तो जिस नाम का दोष है वो चीज़ नहीं दिखेगी, मतलब वो चीज़ दिखेगी, ठीक है, उसके उल्टा नहीं दिखेगी। जिस भी नाम का दोष है वही दिखेगा, मतलब इसको सिंपल से बोले, जो होता है वो दिखता नहीं है, या जो दिखता है वो होता नहीं है, ठीक है, ऐसे बोलें। जो दूर है वही पास है, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दृष्टि दूर थी, दिखता नहीं, पास का था। जो दूर है वही पास है, जो पास है वो दूर है, वो लेंस के लिए, ठीक है। निवारण क्या है, उत्तल लेंस, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा, उत्तल लेंस। उत्तल छोटा शब्द है, दूर के दूर बड़ा है और लेंस छोटा है, अवतल बड़ा है, इसे याद रखें, ठीक है। जो दूर है वो पास है, जो दूर है, जो दोष है वो चीज़ आपको दिखेगी, उसके उल्टा नहीं दिखने वाली। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, याद रखें। निकट दृष्टि दोष में भी सेम ऐसी है, इसको क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, मायोपिया बोलते हैं। इसमें क्या है, दृष्टिपटल के पहले बन जाता है, दृष्टिपटल के पहले इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब, और दिखता क्या नहीं, जो निकट है, मतलब जो पास है वही दूर है। मैंने बताया था जो पास है वो दूर है, तो जो पास का जो दोष है, तो जो दोष होता है वो तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी इसमें, ठीक है। निकट की दृष्टि दोष होगी तो उसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, जो दोष है वो दिखाई देता है, ठीक है, उसे याद रखना। निवारण क्या है, अवतल लेंस, निकट पास है, निवारण बड़ा, अवतल। कितने आ गए, 1 2 3 4 शब्द आ गए। उत्तल में छोटा था, जो दूर था उसको छोटा कर दीजिए, ठीक है। लेंस की आवर्धन क्षमता डायोप्टर से नापते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंस की आवर्धन क्षमता किससे नापते हैं, डायोप्टर से। तो इतनी सारी हमारी बातें थी प्रकाशिकी के अंदर। प्रकाशिकी को स्पष्टता पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको 11वीं 12वीं तो पढ़ना नहीं है, तो उसके हिसाब से मैंने बनाया नहीं। ये जितनी भी चीज़ें थी एग्ज़ाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें जो पूछता है वही सारी चीज़ें मैंने बताया और स्पष्टता समझाया है। बार बार इसे देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हम लोग चलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।